हेलो गाइस, एचटेट की प्रिपरेशन के अंदर आज मैं टीजीटी का वीडियो लेकर आई हूँ। एग्ज़ाम 2017 साइंस लेवल 2। ये एग्ज़ाम जो है टीजीटी टीचर क्लास 6 to 8 के लिए होता है। इसमें 2017 का सेट सी मैं आज आपको यहाँ पे सोल्व करवा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 4 साइंस वाला पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सरफेस। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन या एंजाइम पूछा जाए तो अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो आपका प्रोटीन है वो है रूबिस्को। ये प्लांट के थ्रू यूज किया जाता है, प्लांट इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर एंजाइम पूछे तो भी आपका रूबिस्को एंजाइम ही होगा। रूबिस्को का मतलब है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। ये आपका प्रोटीन है और एंजाइम भी है जो कि केल्विन साइकिल में प्लांट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज एफ इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स फोकल लेंथ विल बी। लेट्स सी सॉल्यूशन। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ कांस्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें जो एन या म्यू की फॉर्म में लिखा जाता है वो 4/3 गिवन है। जो मिरर है आपके, चाहे वो स्फेरिकल नेचर के हो या किसी भी तरीके का मिरर हो आपका, वो किस पे वर्क करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे, रिफ्रैक्शन पे वर्क करते हैं। लेंसेज वगैरह हैं आपके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं। दिस बिहेवियर इज नॉट अफेक्टेड बाय द मीडियम। और रिफ्लेक्शन जो हो मीडियम से इफेक्ट नहीं होता है कि मीडियम में लाइट किस तरीके से ट्रेवल कर रही है। जो आपके मीडियम में लाइट ट्रेवल करने वाला जो फिनोमिना है, जो इफेक्ट होता है वो होता है रिफ्रैक्शन का, नॉट रिफ्लेक्शन। तो जो आपके मिरर, स्फेरिकल मिरर है, रिफ्लेक्शन के लॉ पे वर्क करते हैं, इसीलिए ये लाइट ट्रेवलिंग मीडिया से इफेक्ट नहीं होते हैं। इसीलिए मिरर की जो फोकल लेंथ है वो भी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, चाहे आपका वो एयर में रखा जाए या किसी और मीडियम में रखा जाए। तो वहां पे फोकल लेंथ हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप उसको पानी के अंदर रखें चाहे हवा के अंदर रखें। तो यहाँ पे फोकल लेंथ पूछी थी कि पानी में रख दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ सेम रहेगी, एफ ही रहेगी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 124, टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट बीम है जो कि जिनकी इंटेंसिटी एक की आई है और एक की 4i है। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज 2π विल बी। फेज डिफरेंस जहां पे 2π है उस पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी क्या होगी? तो देखिए, एक वेव है, दूसरी वेव है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आई है, इसका जो है 4i है और इनका एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पे फेज एंगल 2π का है। तो हमें बताना है नेट इंटरफेरेंस कितना होगा। नेट इंटरफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है I1 + I2 + 2 √ I1 × I2 cos थीटा। I1 का वैल्यू I है, I2 का वैल्यू 4i है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। cos 2π या cos 0 1 होता है। I × 4i 4i² यानी 2i हो जाएगा आपका, रूट सॉल्व करेंगे तब। और ये I + 4i 5i + 2 × 2i कितना हो गया? 2 × 2 4i और 5i, ये 4 और 5 मिलकर कितना हो गया? 9i। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, टू इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 25 वॉट 22 वोल्ट and 100 watt and 22 volt are connected in series with 440 volt supply. Which of the बल्ब will फ्यूज? कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? एक बल्ब ये है, एक ये है। इसकी पावर जो वॉट में है पावर है, वोल्ट में है वोल्टेज है। एक की पावर 25 वॉट है और वोल्टेज है 220 वॉट, और एक का पावर जो है 100 वॉट और पावर वोल्टेज जो है वो 220 वॉट है। और पूरी सीरीज में 440 वोल्ट की जो है आपको सप्लाई देनी है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर किस तरीके से करना है। देखिए, पावर निकालने का फॉर्मूला होता है V = V²/R। V इज वोल्टेज, R रेजिस्टेंस, P पावर। यहाँ से R निकालेंगे तो R ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, V²/R P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा आपका? R1 हो जाएगा, देखिए V का स्क्वायर। पहले केस में आपकी क्या थी? वोल्टेज 220 थी, 220, और दूसरे में भी 220 है वोल्टेज। तो 220 × 220, पहले केस में पावर 25 दे रखी है, सॉल्व करेंगे तो 1936 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। R2 को सॉल्व करेंगे तो 220 × 220 वोल्ट
और नीचे क्या है आपको पावर कितनी दी है सेकंड केस में 100 वॉट, तो 100 इसको सोल्व करेंगे तो 484 ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नेट रेजिस्टेंस निकाल लेना है दोनों को ऐड करके 2420 ओम। फिर हमें देखना सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज जा रही थी 440 की, पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितने का है 2420 का। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पूरे सर्किट का करंट आ जाएगा 2/11 एम्पियर। अब हमें देखना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब 1 एंड 2। और अगर बल्ब 1 में देखेंगे तो फॉर्मूला V1 = IR1। V1 में वोल्टेज हमें देखने कितना ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पे करंट कितने का फ्लो करा सर्किट में 2/11 का, और पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना निकाला था हमने 1936। इसको देखेंगे तो 352 वोल्टेज का ड्रॉप आया। और सेकंड केस में देखेंगे तो 88 वोल्ट का हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आया। अब देखिए इसमें से कितना 220 और इसमें भी 220 वोल्ट की हमें क्या करनी है सप्लाई दे रखी थी, तो इसकी सप्लाई से ज़्यादा पावर आ रही है, इसमें सप्लाई से कम आ रही है। तो इतनी सप्लाई तक तो बियर कर सकता है बट इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बल्ब जो है इतनी वोल्टेज आने से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब 1 विल बी फ्यूज बिकॉज इट कैन टॉलरेट ओनली 220 वोल्ट बट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज 352 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 25 वोल्ट जिसकी पावर है वो बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 126, मैच द फॉलोइंग पॉलीमर विद देयर करेक्ट मोनोमर यूनिट। पॉलीमर मैच करने हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको एक का भी नाम पता है अच्छे से, उसका मोनोमर पता है, तो आप पूरे को मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मुझे पता है नाइलॉन 66 का क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड होता है। तो डी का वन सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है और किसी में नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। और बाकी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए हम चेक कर लेते हैं। जैसे ब्यूना एन है, ब्यूना एन आपका जो है, और ब्यूना देखिए ब्यूटाडाइन से आया है, और एंड एक्राइलोनाइट्राइल सोडियम भी होता है इसमें, एन सोडियम से आया, और एन जो है एक्राइलोनाइट्राइल यहाँ से आया है। टेफ्लॉन यहाँ पे कॉमन नेम गिवन है इसका। अगर कॉमन नेम गिवन नहीं होता तो और भी अच्छे से पहचान लेते, लेकिन टेफ्लॉन यहाँ पे फ्लो से आ रहा है वर्ड, तो आपका टेट्राफ्लोरोइथीन है। डेक्रोन कॉमन नेम है। डेक्रोन में आपका है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपथेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 127, माइकोप्लाज्माज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकारियोटिक बाय। जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं वो प्रोकारियोटिक से कैसे डिफरेंट होते हैं, तो जो आपके माइक्रोप्लाज्माज होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, अब्सेंस ऑफ सेल वॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। और ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ चिटिन इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ म्यूरिन इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। देखिए जब सेल वॉल ही नहीं होता है इन सब की तो बात ही नहीं आती, बाद में आती है चिटिन म्यूरिन या प्रोटीन्स होंगे या नहीं। तो माइक्रोप्लाज्म्स के अंदर जो मेन बात है वो ये है कि उनके अंदर सेल वॉल ये वर्ड ये चीज खुद ही नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। मेटल नॉन मेटल के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है और करेक्ट हमें वहां से चूज करनी है। आउट ऑफ नॉन एलिमेंट अबाउट 75% और मोर आर मेटल्स, ये राइट स्टेटमेंट है आपका। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन वाटर, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो हवा और पानी से भी रिएक्शन कर जाता है, और हवा पानी से रिएक्शन करके वो फायर कैच कर लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर नहीं किया जाता। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल देयरफॉर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, ये राइट स्टेटमेंट है। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर किया जाता है। और नेक्स्ट है नॉन मेटल आर यूज इन फर्टिलाइजर एंड क्रैकर्स। यस, फर्टिलाइजर्स में जैसे नाइट्रोजन और क्रैकर्स में सल्फर वगैरह का यूज किया जाता है, दे आर नॉन मेटल्स। तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 ये राइट है हमारी, और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिटेड इन रेडियोएक्टिव डीके एक्स से वाई 90 से 80, 200 से 160 आर रिस्पेक्टिवली।
ये अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। बीटा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 1 एंड जो मास है वो 0 होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, उनको बीटा पार्टिकल्स कहते हैं। अब इस केस में हमें निकालना है कि कितने अल्फा और कितने बीटा रिलीज होंगे। मान लेते हैं हम n अल्फा हुए और m बीटा हुए। अल्फा पार्टिकल n थे और बीटा पार्टिकल m थे। ओके, फिर यहाँ से देखते हैं, देखिए 90 से 80 मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आया, 90 से 80 10 का चेंज आया ना, तो 90 से हमें 80 में जाना है। तो कितने अल्फा, अल्फा जो है आपके पॉजिटिव पार्टिकल है और बीटा जो है नेगेटिव पार्टिकल है। और ये हम जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अल्फा में जो वैल्यू आएंगे वो हमें माइनस करनी है और बीटा में जो वैल्यू आएंगे वो हमें प्लस करनी है इलेक्ट्रॉन्स। तो 90 माइनस 2n क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स थे और इनका जो नंबर है देखिए यहाँ पे 2 है। और जो बीटा पार्टिकल थे वो हमें ऐड करने हैं। ऐड कितना करना है, m पार्टिकल थे और यहाँ पे कितना नंबर 1, तो 1m, इनको इक्वल टू 80 कर देंगे। और सेकंड स्टेटमेंट जो मास से बनानी है, हमें मास से स्टेटमेंट बनेगी 200 से 168, 200 से 168। अल्फा का कितना मास था 4, एक पार्टिकल का 4 तो n का 4n हो जाएगा। और बीटा का कितना मास 0, तो m पार्टिकल का कितना हो जाएगा 0m और इक्वल टू 168। दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और n का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से 8 आएगा, फिर n का वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा 6, तो अल्फा 8 बीटा 6। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 130, व्हेन द लाइट सोर्स इज kept 20 cm away from a photocell, stopping potential 0.6 volt is obtained. When source is kept 40 cm away, the stopping potential will be। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन डिस्टेंस ऑफ ए सोर्स इज इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द फोटोसेल इज रिड्यूस्ड। सोर्स की जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो पहले जैसी ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों में क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल ईवी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले था 0.6 वोल्ट इतना ही नई में रहेगा, यानी 0.6 वोल्ट ही रहेगा। और आगे फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे विल बी वो रिड्यूस हो जाएंगे और सैचुरेशन करंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी जो है आपकी वो इनवर्सली होती है विद द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसी वजह से आपके जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो भी कम हो जाएंगे और सैचुरेशन जो है वो भी, सैचुरेशन करंट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो आंसर हमारा 0.6 वोल्ट ही यहाँ पे रहेगा कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है जितना पहले था उतना ही अब होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर भी। वॉल्फियन रीजनरेशन इज फाउंड इन, वॉल्फियन रीजनरेशन जो है वो आइलेंस या कॉर्निया से रिलेटेड रीजनरेशन है। यहाँ पे ये जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, यूरोडीला। यूरोडीला जो आपकी क्लास है ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर कुछ तरीके के लिजार्ड फ्रॉग टाइप के जो है आपके यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं यूरोडीला के अंदर। प्लेनेरिया, बर्ड्स और हाइड्रा इनके अंदर ये रीजनरेशन नहीं पाया जाता। रीजनरेशन के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। रीजनरेशन 2 तरीके का होता है, एक तो मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फिक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस में क्या होता है, जैसे प्लेनेरिया या हाइड्रा के अंदर होता है, इसमें क्या होता है पूरा ऑर्गेनिज्म जो है 2 पार्ट में कट हो जाता है या 2 से ज्यादा पार्ट में कट हो जाता है। और जैसे मान लीजिए एक हाइड्रा के 2 टुकड़े हो गए, वो दोनों टुकड़े 2 नए हाइड्रिया में फिर से क्या हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। पहले टुकड़े का भी पूरे एक नया हाइड्रा बन जाएगा और दूसरे वाले पीस का भी क्या है, एक नया हाइड्रा बन जाएगा। लेकिन एमोमॉर्फिसिस में क्या होता है, जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड की अगर टेल कट जाती है तो वो ऐसा नहीं कि टेल से एक नई पूरी लिजार्ड तैयार हो जाएगी, पूरी बन जाएगी, नहीं। वो जो लिजार्ड है वो अपनी टेल फिर से बना सकते हैं, यानी कटिंग पार्ट फिर से उसका रिपेयर हो सकता है, लेकिन जो पार्ट अलग होके गिर गया बॉडी से उससे वो फिर से नया नहीं बन सकता। तो दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे तो कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी गिरेगा तो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है फिर से अपना रीजनरेट हो जाएगा, लेकिन एपोमॉर्फोसिस में सिर्फ कटे हुए पार्ट ही रिपेयर होंगे।
और जो वोल्फिन रीजनरेशन है वो एपीमॉर्फिसिस के अंदर ही आती है। इसके अंदर आईलैंड से रिलेटेड है, ये लिम्स, टेल या नर्व टिश्यूज, मसल्स या आईलैंड्स या रेटिना जो है ये कुछ स्पीसीज का फिर से रीजनरेट हो जाता है, जैसे कि फ्रॉग्स के अंदर, लिजार्ड्स के अंदर, और या यूं कहें यूरोडोला, इन स्पीसीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल एंड नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल और कौन सा नॉन मेटल पाया जाता है। गैलियम, ये जो है आपका मेटल है, इसको लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, बॉडी टेम्परेचर पे होता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे। मरकरी जो है ये मेटल जो है आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल है और ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, बट आयोडीन, सल्फर, आयोडीन सॉलिड है, सल्फर गैस है। नॉन मेटल है आयोडीन और सल्फर दोनों ही। 133, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड किस तरीके से सिंथेसाइज होंगे, जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होगा तब, या प्रोटीन का एनाबॉलिज्म होगा तब, या फिर तब ना तो जब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो रहा हो और ना ही प्रोटीन का एनाबॉलिज्म हो रहा हो तब, या फिर जब दोनों प्रोसेस हो रहे हो एक साथ, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी हो रहा हो और प्रोटीन का एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी के अंदर बनते हैं, और ये कब बनते हैं, जब दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म भी हो रहा हो और एनाबॉलिज्म भी हो रहा हो, तो उस दौरान ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। जाइलम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जाइलम फाइबर्स नहीं, फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर कहा जाता है। कौन से फाइबर को, फ्लोएम फाइबर। जाइलिन इज प्रेजेंट इन द टर्सरी सेल वॉल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये राइट है। सैक्रिलिना सेल हैव ऑब्लिटरेटेड सेल ल्यूमिन एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, ये भी सही है। एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल इन द एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस एज सिस्टर सेल, ये भी सही है। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या था, जाइलम फाइबर्स, जाइलम नहीं, फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर कहा जाता है, जबकि जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर्स कहा जाता है। जो जाइलम फाइबर्स होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ये जैसे कि काफ़ी थिक और मैग्नीफाइड डेड सेल्स होती हैं, जो कि स्टेम वगैरह में पाई जाती हैं, स्टेम को सपोर्ट देने के लिए। और जो फ्लोएम फाइबर होते हैं ये एपिडर्मस या स्टेम सेल के अंदर पाई जाती हैं, काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। फाइबर वस्कुलर बंडल रीजन ऑफ प्लांट स्टेम्स में ये होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, मियोबियन ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो मिबोमियन ग्लैंड्स जो है वो हमारी आईलैशेस में पाई जाती हैं, जिनको हम टार्सल ग्लैंड्स भी कहते हैं, मिबोमियन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं अलोंग द एजेस ऑफ द आईलिड्स where the eyelashes are found. This is exocrine gland. Question number 136, match list 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below. Name of polymer and their uses. तो polystyrene, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेंजिन और बेकेलाइट, और इधर इनके यूजेस दिए हैं। मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ सही वाला किस तरीके से है। पॉलीस्टायरीन एक इंसुलेटर है, रैपिंग मटेरियल है और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिनको पीवीसी भी कहा जाता है, ये रेनकोट और विनाइल फ्लोरिंग, विनाइल है तो विनाइल फ्लोरिंग करने में काम आता है। और सबसे बड़ा मेजर यूज जो यहाँ पे गिवन नहीं है, इसका यूज पाइप्स बनाने में, गटर पाइप्स या घरों की वाटर ड्रेनिंग पाइप वगैरह बनाने के यूज होती है ये। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेनिंग जो है वो अनब्रेकेबल कप या लैमिनेटेड शीट बनाने के काम आती है। बेकेलाइट का यूज कॉम, कंप्यूटर डिस्क बनाने में काम आता है। बेकेलाइट जैसे आपके स्विचेज, जो आपके स्विच बोर्ड होते हैं उनके स्विचेज वगैरह बनाने के भी काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थायमिन इज 5-methyl uracil. A plant require magnesium for chlorophyll synthesis. UAG and UGA are correct. Start codon. Select most correct answer. तो मोस्ट करेक्ट आंसर में आपका ये है कि थायमिन ए इज 5-methyl uracil
एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए प्लांट को मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्लोरोफिल में भी जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम मेटल ही होता है। तो आपका स्टेटमेंट ए और बी दोनों करेक्ट हैं। ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग कैसे है मैं आपको बता देती हूँ। यूएजी और यूजीए आपके स्टार्ट कोडोन नहीं है, स्टॉप कोडोन है। स्टार्ट कोडोन आपके लगभग 47 होते हैं टोटल, जिनमें से मैं आपको एक दो बता रही, जैसे एटीजी और एयूजी। सबसे ज्यादा कॉमन जो स्टार्ट कोडोन है वो एयूजी होता है। और स्टॉप कोडोन आपके टोटल 3 हैं काउंटिंग में, जिनमें आपके यूएजी, यूएए और यूजीए हैं। स्टॉप कोडोन को आप नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं, टर्मिनेटेड कोडोन भी कहते हैं, और इन कोडोन के अलग से नेमिंग भी है। यूएजी को एम्बर, यूएए को यूम्बर, ओपल और यूजीए को ऑक्रे, इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, द लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम। लेटरल रूट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राइट आंसर है आपका पेरिसाइकिल से रीजनरेट होती है। देखिए एंडोडर्मिस जो है इज फॉलोड बाय वन और मोर लेयर ऑफ पेरिसाइकिल। इट इज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट द आउटर बाउंड्री ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रैंड। द सेल ऑफ पेरिसाइकिल आर they are walled on pericymatis in the young root. Pericycle is a very important layer. A part of vascular cavity is formed by pericycle. All lateral root originate from it. It is absent in root of some aquatic plants and parasites. तो जो हमारे आंसर के लिए है वो जरूरी ये है कि जितनी भी लेटरल रूट है वो पेरिसाइकिल से रीजनरेट होती है। ऑल लेटरल रूट ओरिजिनेट फ्रॉम इट, यानी इट का मतलब यहाँ से पेरिसाइकिल से है। और यहाँ पे इट इज एब्सेंट, इट मतलब लेटरल रूट। लेटरल रूट जो है एब्सेंट होती है किसके अंदर? एक्वेटिक प्लांट्स और पैरासाइट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, स्टूडेंट ए पुट आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड स्टूडेंट बी पुट आयरन नेल इन copper pieces in iron sulfate solution. The observation that solution turned green from blue color is reported by student A, B, both A and B, none of them. देखिए यहाँ पे इस तरीके का कुछ हमें गिवन है स्टेटमेंट के फॉर्म में। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सोल्यूशन, कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी? रिएक्शन ए फिजिबल होगी, स्टूडेंट ए वाली रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वहां पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन स्ट्रॉन्ग आपका है, वो कॉपर को इजिली वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। मोर रिएक्टिव आयरन लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होने की वजह से मोर रिएक्टिव आयरन को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ये रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है ये। तो जो आपको ग्रीन कलर मिलेगा वो रिएक्शन ए में मिलेगा, स्टूडेंट ए वाली रिएक्शन में, और बी में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अगर कॉपर डिस्प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं करेगा तो कॉपर सल्फेट नहीं बनेगा और आपको ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। जो कॉपर सल्फेट है यहाँ पे ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे कॉपर आयंस पड़े होते हैं, और यहाँ पे आयरन सल्फेट इसलिए बन जाता है क्योंकि आयरन है जो वो आयंस के फॉर्म में है, वो ग्रीन कलर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ए वाला आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 140, म्योलोमा रेफर टू विच ऑफ द फ्लोइंग कैंसर। म्योलोमा कौन से कैंसर से रिलेटेड है? तो ब्लड कैंसर से रिलेटेड होता है म्योलोमा। देखिए ब्लड कैंसर की जो है 3 टाइप है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और म्योलोमा। जो स्किन कैंसर है वो मिलेनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, सिक्वेस्ट सेल कार्सिनोमा। और बोन कैंसर जिसको बोन नियोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ऑस्टिरियोस्कार्मा भी कहा जाता है। टंग कैंसर, ओरल कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 141, when a copper vessel is exposed to moist air for long time it acquire a dull green coating chemically. This green material is a mixture of copper oxide, copper carbonate, copper hydroxide, copper carbonate, copper oxide, copper hydroxide, copper peroxide, copper carbonate। तो हमें ये देखना है, रिएक्शन देख लेते हैं एक बार किस तरीके का हो रहा है यहाँ पे। देखिए कॉपर को जब एटमॉस्फेयर में और आपको साथ में दिया गया मॉइस्ट एयर, तो जब मॉइस्ट एयर में छोड़ेंगे तो वहाँ पानी भी होगा, वाटर, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज होती है, लेकिन मोस्टली हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो कॉपर को जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में छोड़ा जाता है तो वो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड में ब्रेक हो जाता है, और ये जो है ये क्या है, कॉपर में जंग लगने का कारण बनता है, जिसको हम कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं।
और ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। तो राइट आंसर इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली करेक्ट पेयरिंग ऑफ ग्रुप ऑफ 3 आइटम विद इट्स कैटेगरी, लाइसिन, ग्लाइसिन, थायमिन, अमीनो एसिड। तो मैं 1 बाय 1 आपको ये शो कर देती हूँ किस तरीके से। देखिए अमीनो एसिड में लाइसिन, ग्लाइसिन, थायमिन दिया है, तो लाइसिन ग्लाइसिन तो आपके अमीनो एसिड है, लाइसिन एसेंशियल है, ग्लाइसिन नॉन एसेंशियल है, लेकिन थायमिन आपका है एक न्यूक्लियो बेस है जो कि डीएनए में यूज होता है, न्यूक्लिक एसिड ऑफ डीएनए में। और बाकी के जो 3 बेस और यूज होते हैं न्यूक्लियो बेस डीएनए के अंदर, वो कौन से, एडिनाइन, ग्वानाइन और साइटोसिन, जिनमें से एक थायमिन भी है, जिनको AGCT से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्मोन्स, मायोसिन, ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रीन हार्मोन। तो यहाँ पे देख लेते हैं। म्योसिन प्रोटीन है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, जबकि ऑक्सीटोसिन और गैस्ट्रीन आपके हार्मोन्स हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो ब्रेस्ट, यूट्रस और ब्रेन में पाया जाता है, और गैस्ट्रीन जो है आपका पेप्टाइड हार्मोन है जो कि स्टमक में पाया जाता है। तो यहाँ म्योसिन जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट है रेनिन, हेलिकेस, हाइलुरोनिडेज। तो रेनिन जिसको एंजियोटेंसिनोजिनेज भी कहा जाता है, हेलिकेज आपका जो है ये भी एक एंजाइम है, और रेनिन भी एक एंजाइम है, और हाइलुरोनिडेज भी आपका एक एंजाइम है। तो ये एंजाइम वाला जो ऑर्डर है आपका, ये तीनों ही ऐसे हैं जो मोस्ट करेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे 3 आइटम जो कि सेम कैटेगरी से हैं, तीनों ही एंजाइम हैं, तो ऑप्शन 3 आपका राइट है। आगे देख लेते हैं फोर्थ वाला भी। फोर्थ वाले में हमें ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर और वेगस, ये 3 चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे सेंसरी नर्व या कार्नियल नर्व में हमें बताना है कि किस तरीके से। जो ऑप्टिक नर्व है ये आपका सेंसरी नर्व है, ऑक्यूलोमोटर ये आपका मोटर नर्व है, और वेगस आपका सेंसरी और मोटर दोनों ही तरह का नर्व है। तो यहाँ पे सेंसरी नर्व या कार्नियल नर्व से कौन नहीं है, ऑक्यूलोमोटर नहीं है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाता है। और देख लेते हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व किस तरीके से। टोटल काउंटिंग में 12 होती हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, जेमिनल है, फेशियल है, वेस्टिब्यूलोकोहियर और ग्लेसोफार्जियल, वेगस, एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल, एब्ड्यूसेंस, ट्रोकिलिया और ऑक्यूलोमोटर, ये आपके सेंसरी या कार्नियल नर्व्स हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ ओनली सेंसरी नर्व है, कुछ सिर्फ मोटर नर्व्स हैं, और कुछ दोनों टाइप के सेंसरी एंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, यानी 3 करने हैं, 1 छोड़ना है। प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, ठीक है, बच्चों को ओपन एंडेड मटेरियल दे दिया, खुली सामग्री दे दी, आप जो मर्जी यूज करो पढ़ने के लिए। प्रोवाइडिंग टाइम फॉर फ्री प्ले, कि आप अपनी मर्जी का कोई भी खेल खेलें। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, कि बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे टीचर प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू डू दीज बाय देमसेल्फ, जब चीजें स्टूडेंट अपने आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो टीचर उनसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो बहुत परफेक्टली करें। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, टीचर को स्टूडेंट से बहुत परफेक्शन की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, काम करेंगे तो गलतियां भी करेंगे। इस चीज को छोड़कर बाकी तीनों चीजों के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग फन टीचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो राइट हो जाएगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन, जो डॉपलर शिफ्ट होती है उसका फॉर्मूला ये होता है F0 इज इक्वल टू V प्लस V नॉट अपॉन V प्लस VS इंटू FS। इसमें हमें बताना वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए V फ्रीक्वेंसीज है और F जो है आपकी V जो है वेलोसिटीज है और F जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज है। F0 जो है आपकी वो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, FS जो है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, साउंड वेव हो सकती है, यहाँ पे कोई भी वेव हो सकती है, जैसे साउंड वेव की मोस्टली हम बात करें। V जो है आपकी वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड है, V0 जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और VS जो है आपकी वेलोसिटी ऑफ सोर्स है।
तो यहाँ पे कहीं भी डिस्टेंस का मेंशन नहीं है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर ये डॉपलर शिफ्ट के अंदर यूज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट। C4 प्लांट जो होते हैं ये किस तरीके के प्लांट होते हैं? देखिए ये जो है आपका जैसे एक नाइट्रोजन साइकिल होता है वैसे ही कार्बन साइकिल चलता है, जिसमें आपका कार्बन फिक्सेशन होता है। कार्बन फिक्सेशन करने वाले कुछ प्लांट्स होते हैं और ये प्लांट्स काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, जो कि काफ़ी गर्म या ठंडे या सूखे इन्वायरमेंट में अपने आप को ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उन प्लांट्स के अंदर जो आपके होते हैं वो C4 वाली कैटेगरी कंसिडर की जाती है, जिसके अंदर एग्जाम्पल्स आपके होते हैं मेज, मक्का, शुगर गेन, गन्ना, सोरगम और मिलेट, बाजरा वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो C4 प्लांट के अंदर हमारा जो एग्जाम्पल हो जाता है वो मेज का हो जाता है। और C3 प्लांट्स भी होते हैं, लेकिन वो C4 प्लांट से थोड़ा सा नीचे के लेवल पे आते हैं, जिनके अंदर काउपी, कोसावा और सोयाबीन्स वगैरह कंसीडर किए जाते हैं। C4 प्लांट्स के जो स्टोमेटा होते हैं वो अपने आप को इस तरीके से ओपन या बंद कर लेते हैं कि वो कार्बन के एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं और कार्बन फिक्सेशन करवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 145 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मेज, मक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन। बैरियर पोटेंशियल जो होता है पीएन जंक्शन का वो किस पे डिपेंड नहीं करता? डायोड के डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर, फॉरवर्ड बायस और डोपिंग डेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 147, इन प्लांट्स द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स इज नोन एज। देखिए रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? एसेक्सुअल। और यूज किसका कर रहे हैं? सीड्स का। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए भी अगर हम सीड्स का यूज कर रहे हैं तो कौन सा आपका रिप्रोडक्शन होता है? एपोमिक्सिस। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें डिजायर्ड जो क्वालिटीज होती हैं वो हमें अगर वहाँ पे चाहिए तो हम इस तरीके का रिप्रोडक्शन वहाँ पे करवाते हैं। बाकी के टर्म्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके के हैं वो। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स, फीजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन, इस तरीके के 5 टाइप्स का होता है, जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज, वायरस, फंगीज और अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्थिनोकैर्पी, जो हमारे ऑप्शन में गिवन था। पार्थिनोकैर्पी एक सीडलेस फ्रूट ऑब्टेन करने की जो है प्रोसेस है, वो फ्रूट्स जिनके अंदर सीड नहीं होता। एपिमॉक्सिस मैंने अभी बताया कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल, लेकिन किसके थ्रू होगा? सीड्स के थ्रू होगा। जेनिया में है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है मेल गैमेट्स का टिश्यूज के ऊपर पड़ता है। किसके टिश्यूज के ऊपर? एम्ब्रोनिक टिश्यूज के ऊपर पड़ता है यहाँ पे। और ये टिश्यूज किसके होते हैं? सीड्स या फ्रूट कैरेक्टर्स के होते हैं। और जो पॉली एम्ब्रोनिक होता है इसके अंदर जो आपकी डेवलपिंग होती है सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल से, सिंगल फर्टिलाइज एग से 2 और मोर एम्ब्रोज जो है वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं। ये एम्ब्रोज जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं बट अपने पेरेंट्स से डाइवर्स नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द फ्लेक्स थ्रोएड क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। फ्लक्स बताना हमें क्या होगा। यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं? गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। गॉस लॉ में अगर हम देखते हैं कि अगर टोटल फ्लक्स निकालना है हमें जो कि किसी क्लोज सरफेस से लिंक होता है तो वो सरफेस कैसा हो जाता है? गॉसियन सरफेस होता है। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम? फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू डी एस का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द Q इनक्लोज्ड। Q इनक्लोज क्या है? चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। और यहाँ पे हमें किसी रियल फिजिकल सरफेस की जरूरत नहीं है। नो नीड टू बी ए रियल फिजिकल सरफेस। आपका यहाँ पे एक चीज और गिवन है, जो आपका पॉइंट चार्ज है वो किसी कहाँ पे रखा है? कॉर्नर पे रखा है। और हमें उसको चार्ज को इस तरीके से वहां पे दिखाना है कि वो क्यूब्स के सेंटर में आ जाए। तो वहां पे कितने क्यूब्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी वो भी चीज हमें देखनी है। और वहां पे टोटल जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा। देखिए एक क्यूब है हमारे पास अगर, और इस क्यूब के
कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा है क्यूब, हमें दिखाना है कि चार्ज कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो इस क्यूब को कितने क्यूब से और कवर्ड करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज हमें सेंटर में दिखाई देने लगे। तो हमें देखिए सॉलिड ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, आपने भी पढ़ी होगी जिसे, तो उसके अंदर जब हम देखते हैं कि किसी क्यूब का एक कॉर्नर है जो वो 8 क्यूब से शेयर होता है, एक कॉर्नर अलग से 8 क्यूब शेयर कर सकते हैं। तो यानी 8 क्यूब जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये चार्ज सेंटर में आ जाएगा। तो 8 आइडेंटिकल क्यूब्स आर रिक्वायर्ड सो डेट द गिवन चार्ज क्यू अपीयर एट द सेंटर ऑफ द बिगर क्यूब। ओके, तो इसलिए जो चार्ज है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे क्यू आप स्मॉल वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो अगर टोटल में आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो सिंगल क्यूब बिगर क्यूब के सेंटर में आएगा तो वो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 149, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पे देखिए मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, पॉलीमिथाइल मैक्रोलाइट और एपॉक्सी रेंजिन हमें गिवन है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है गर्म करने पे रिजिड हो जाते हैं, जबकि ये किससे बनते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने पर रिमोल्ड या रिसाइकिल किए जा सकते हैं, उनकी शेप चेंज की जा सकती है और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स में आते हैं आपके वल्कनाइज्ड रबर, बेकेलाइट, पॉलीयूरेथीन, इपॉक्सी रेंजिन, विनाइल एस्टर रेंजिन, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। जबकि थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल्स में पॉलीस्टाइरिन, टेफ्लॉन, एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट ये सब आते हैं। तो यहाँ हमसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट। ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है। मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और एपॉक्सी रेंजिन ये हैं। लाइकेंस आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ। देखिए लाइकेंस जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेशन करने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल, जो कि आपके जैसे नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे। तो यहाँ पे जो मेजर की बात की है तो मेजर वो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए इंडिकेशन। लाइकेंस कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेसेस विद एयर पोल्यूशन स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का एयर पोल्यूशन होगा, तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इफ लाइकेन इनहेबिट ए पर्टिकुलर एरिया इट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज नो और मिनिमम पॉल्यूटेंट्स। अगर किसी एरिया में लाइकेंस रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे या तो एयर पोल्यूशन नहीं है या बहुत मिनिमम एयर पोल्यूशन है। तो यहाँ पे अगर आपको लाइकेंस से रिलेटेड पूछा जाए तो मेजर पोल्यूशन इंडिकेटर किसके होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। अगर नाइट्रोजन भी हो तो नाइट्रोजन के भी इंडिकेटर होते हैं, बट यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गिवन, नाइट्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हमारा जो एचटेट का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग बहुत राइट माना गया है। Thank you for watching this video. I hope this paper will help you. If you have any problem in this paper or in this solution, please comment and like this video. If you like, share with your friends. Thank you very much for watching.